नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। देखिए, ज्योग्राफी सेक्शन पे हम चर्चा कर रहे हैं और आज हम लेके आए हैं पवन, और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। प्रारंभिक परीक्षा, एक द्वितीय परीक्षाओं और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से तो इसे समझना भी जरूरी है। दरअसल मानसून जो आने वाले समय में हम पढ़ेंगे उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक, अब देखिए, हम इससे पहले बात कर चुके हैं। जो वायु है, वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की दिशा में गति करती है। जो वायु की गति की दिशा है वो उच्च वायुदाब से लेके, ठीक है ना, निम्न वायुदाब की दिशा में गति करती है। ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, इस दिशा में पवन, हवा जो है वो गति करती है। वायु या हवा जिसे कहते हैं, एयर इस दिशा में गति करती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, उच्च वायुदाब से लेके निम्न वायुदाब की दिशा में गति करती है। अब देखिए, जो वायु है वो दो प्रकार से चलती है। ध्यान रखें, वायु कितने प्रकार से चलती है? दो प्रकार से चलती है। एक तो क्षैतिज दिशा में चलती है। क्षैतिज का क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज का मतलब है हॉरिजॉन्टल, मतलब इस प्रकार से। अगर इस प्रकार से वायु चल रही है तो इसे हम पवन कहेंगे। क्या कहेंगे? पवन। यानी वायु का क्षैतिज दिशा में प्रवाह पवन कहलाता है। अगर हम यूं कहें इसी प्रकार कि अगर वायु ऊर्ध्वाधर दिशा में, यानी वर्टिकल, ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर गति कर रही है, नीचे से ऊपर की ओर, तो उस दिशा में, उस दशा में हम क्या कहेंगे? ऊपर की दिशा में गति करने पर इसे हम कहेंगे वायु धारा। ध्यान रखें, एयर करंट। क्या कहेंगे? एयर करंट। तो ये समझ लीजिएगा कि पवन, जो हमारा टॉपिक है, पवन होता क्या है कि एक प्रकार से और कह सकते हैं कि चूंकि हमने कहा वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की दिशा में गति करती है, वाले क्षेत्र में गति करती है, चलती है, बहती है, तो अगर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र में वायु तेजी से चल रही है, ठीक है ना, तेजी से चल रही है, तो उस दशा में हम उसे पवन कहेंगे। और हमने यही कहा कि अगर वायु क्षैतिज दिशा में गति कर रही है, इस प्रकार से गति कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पवन कहेंगे। ठीक है ना, तो ये समझने की बात है। और इसे अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रही है तो इसे हम वायु धारा कहेंगे। ठीक, अब देखिए, महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो पवन है, पवन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है ना, ध्यान समझ लीजिएगा। पवन को जो प्रभावित करते हैं, प्रभावित करने वाले कारकों में जो महत्वपूर्ण है वो एक तो दाब प्रवणता है। क्या है? दाब प्रवणता है। ध्यान रखें, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखिए, दाब प्रवणता क्या है? उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के बीच का जो अंतर है, ध्यान रखें, उसके रूप में हम इसे परिभाषित करते हैं, दाब प्रवणता। ध्यान रखें, दाब प्रवणता, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के बीच का जो अंतर है उसे हम दाब प्रवणता कहते हैं। दूसरा जो कारक है वो है कोरियोलिस बल। अब ध्यान रखें, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये किस प्रकार का बल है? ध्यान रखें, हमें पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के दरमियान एक बल उत्पन्न होता है जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। ठीक, अभी कोरियोलिस बल क्या करता है कि जो पवन की दिशा में परिवर्तन कर देता है, वायु की दिशा में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है और उसको विक्षेप, मूल दिशा में विक्षेपित कर देता है, या यूं कहें कि ये वायु या पवन की जो दिशा है उसे परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उसको परिवर्तित कर देता है, उसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं। ठीक, अब चूंकि फेरल ने इसको सबसे पहले पहचाना था, इसलिए इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखें, फेरल का नियम भी इसे कहते हैं कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो उस स्थिति में एक बल कार्य करता है जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं, और यह बल वायु का, पवन को उसकी मूल दिशा में विक्षेपित कर देता है, या यूं कहें उसकी दिशा में परिवर्तन कर देता है, पवन की दिशा में परिवर्तन कर देता है। इसे हम कोरियोलिस बल या इसे फेरल का नियम कहते हैं। ठीक, एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि जो पवन की दिशा है, पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या क्या होती है? तो समझ लीजिएगा कि माना कि ये एक ग्लोब है, तो इसमें ये विषुवत रेखा होती है 0 डिग्री की, और ये उत्तरी गोलार्ध होता है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध होता है और ये दक्षिणी गोलार्ध होता है।
तो ध्यान रखें, उत्तरी गोलार्ध में जो पवन की दिशा होती है वो होती है दाईं ओर। किस तरफ? दाईं ओर। ध्यान रखें, किस तरफ? दाईं ओर। ये देख लें एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में पवन की जो दिशा होती है वो होती है बाईं ओर। किस तरफ होती है? बाईं ओर। या अपने हिसाब से भी आप इसे इंडिकेट कर सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में आपके राइट हैंड साइड दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में आपके बाईं तरफ होगी। ठीक है ना? तो ये समझने की जरूरत है। ठीक, तो अभी तक हम इसमें ये समझ रहे थे। आपने ये समझना है कि वायु जो है हवा जिसे कहते हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र में चलती है। अगर तेजी से चलेगी तो उसे हम पवन कहेंगे। क्षैतिज दिशा में अगर वायु चल रही है या गति कर रही है तो उसे हम पवन कहेंगे। ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर वायु गति कर रही है तो चल रही है तो उसे हम वायुधारा कहेंगे। अब पवन को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो तो एक तो दाब प्रवणता होता है। हमने बताया कि उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के बीच का जो अंतर होगा उसे हम दाब प्रवणता कहेंगे। कोरियोलिस बल भी प्रभाव डालेगा क्योंकि यह एक बल है जो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न बल है, जो पवन की दिशा को क्या कर देता है? विक्षेपित कर देता है या परिवर्तित कर देता है। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं क्योंकि फेरल नामक वैज्ञानिक ने इसे खोजा था। ठीक, अब हम जो चर्चा करेंगे पवन के प्रकार पे चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? पवन के प्रकार पे चर्चा करेंगे, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण भी है। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे एक जो मुख्य रूप से पवन का प्रकार है, पहला है प्रचलित पवन। अब समझ लीजिएगा, आपको इस वीडियो के बाद पवनों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। प्रचलित पवन। ठीक, अब ध्यान रखें, प्रचलित पवन इसे स्थायी पवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमानेंट। ये फिक्स टाइप की है। ठीक है ना, इसे कहते हैं स्थायी पवन। ध्यान रखें, परमानेंट। अब स्थायी पवन से तात्पर्य यह है कि यह वर्ष भर एक ही दिशा में क्या होती है? प्रवाहित होती है, एक ही दिशा में बहती रहती है। ठीक है, गति करती रहती हैं और इसीलिए इन्हें प्रचलित पवन या स्थायी पवन कहते हैं। ठीक, इसमें जो मुख्य रूप से 3 इसके भाग हैं, एक तो है पछुआ पवन। ध्यान रखें, पछुआ पवन। एक जो इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण है वो व्यापारिक पवन। और तीसरा जो इसमें है वो है आपका ध्रुवीय पवन। ठीक, अब आप इनको समझ जाइएगा क्योंकि ये एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, पछुआ पवन। ठीक, और काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से ये। देखिए, अब पछुआ पवन क्या हुआ है? अब चूंकि ये प्रचलित पवन का उदाहरण है, यानी ये वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली है। अब ये पवनें किस दिशा में गति करती हैं? ध्यान रखें, ये चलती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। ध्यान रखें, अगर हम ये कहें, पहले तो इनकी जो गति है वो है पश्चिम से पूर्व की ओर। ध्यान रखें, पूर्व की ओर यह बहती हैं और इनको कुछ विशेष नाम से भी पुकारा जाता है। ध्यान रखें, इन्हें ये 40 डिग्री अक्षांश से लेके और 65 डिग्री अक्षांश तक इस प्रकार की जो पवनें हैं वो बहती हैं। ध्यान रखें, 40 डिग्री अक्षांश से 65 डिग्री अक्षांश, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, ध्यान रखें, 0 डिग्री का, और 40 डिग्री से लेके 65 डिग्री के मध्य यह दोनों गोलार्धों में प्रवाहित होती हैं या चलती हैं। ठीक है, अब ध्यान रखें कि 40 डिग्री से लेके 65 डिग्री में चलने के दरमियान इनको कुछ विशेष नाम भी दिए गए हैं। ध्यान रखें, इनको कुछ विशेष नाम भी दिए गए इनकी प्रकृति के कारण। ठीक है, ये 65 डिग्री तक चलती हैं, 40 से 65 तक, लेकिन इनको कुछ विशेष नाम भी दिए गए हैं। अब वो नाम इनके गुणों के कारण दिखे, इनकी प्रकृति के कारण दिखे। देखिए, इनको दिया गया है 40 को जो दिया गया है, देखिए 40 को दिया गया है गरजता चालीसा। क्या नाम दिया गया है? गरजता चालीसा। ध्यान रखें, इसी प्रकार 50 को दिया गया है प्रचंड 50। ध्यान रखें, ये एग्जाम में पूछा जाता है, प्रचंड 50। और 60 डिग्री अक्षांश को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है चीखती 60। क्या नाम दिया गया है? चीखती 60 या चीखता हुआ 60। तो ध्यान रखें, आप इनके नाम से समझ लीजिए। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि गरजता 40, प्रचंड 50 या
चिकती, साटा किसके उदाहरण हैं? तो देखिए ये पवनों के उदाहरण तो है ही, पछुआ पवनों के उदाहरण। किसके उदाहरण है? पछुआ पवनों के उदाहरण। ध्यान रखें, पछुआ पवनें वो होती हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, और दूसरा ये 40 डिग्री अक्षांश से लेके 65 डिग्री अक्षांश के मध्य प्रवाहित होती है, और दोनों गोलार्धों में। ठीक, और इनको नाम भी दिया गया है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, दूसरा ध्यान रखें, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए व्यापारिक पवन है, ठीक है ना, व्यापारिक पवनें जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, यह पवनें कहां पर पाई जाती हैं? तो व्यापारिक पवनें आप समझे इसमें, तो यह पाई जाती है 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास। ध्यान रखें, यह पाई जाती है 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास। ध्यान रखें एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये जो व्यापारिक पवनें होती हैं यहां पर जो बहती हैं, इन्हें कहते हैं व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें ये व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। अब चूंकि आपने एक चीज और सुना होगा कि 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य अश्व अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश कहा जाता है। पिछले सेशन में भी हमने चर्चा की थी। अश्व अक्षांश किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहां पर जब मध्य के समय में, जब ऐतिहासिक समय में यहां पर क्या होता था पिछले कालों में, कि शांत हो जाता था, जो जल था वो समुद्र का, महासागर का जल शांत हो जाता था, तो घोड़ों को ले जा रहे, व्यापार के लिए घोड़ों को ले जा रहे नावों से क्या करते थे, घोड़ों को नीचे कूदा देते थे, घोड़े तैर के आते थे और फिर बोट को ले जाया जाता था। तो ये एक प्रक्रिया थी यहाँ पर, इसलिए इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। और जो व्यापारिक पवनें हैं वो ध्यान रखिए 30 डिग्री के आसपास, अक्षांश के आसपास पाई जाती है। या आप यूं कहें कि उपोष्ण जो कटिबंध है ना, वायदाब कटिबंध है, उससे लेके 30 डिग्री के आसपास तक ये व्यापारिक पवनें पाई जाती है। ठीक है, अब ध्यान रखें अगला जो हमारे पास है वो ध्रुवीय पवन। ठीक, हमें पता है कि जो ध्रुव होते हैं, ध्यान रखें ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं पृथ्वी के, वो क्या होते हैं, वहां पर ठंडा होता है और जो वायुदाब होता है वो अधिक होता है। ठीक है ना, भारी होती है वायु, तो इसलिए यहां से क्या होता है कि अंदर की ओर वायु बहती है। क्या बहती है? अंदर की ओर जो आती है वायु आती है। ठीक है ना, ध्यान रखें। इसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय पवनें कहते हैं, क्योंकि हमने बताया ना उच्च वायुदाब से लेकर निम्न वायुदाब के क्षेत्र में पवनों का प्रवाह होगा। तो ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है ध्रुवीय क्षेत्र, और जो विषुवत रेखा होता है वो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो ध्यान रखें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र में क्या करती है? पवनें चलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जिन्हें ध्रुवीय पवनें। तो आप समझ गए होंगे, ये समझने की इसमें जरूरत है। ठीक, अगला जो हम आगे बढ़ते हैं, अब जो दूसरे प्रकार की पवनों का जो उदाहरण है, ठीक है, दूसरी प्रकार के जो पवन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौसमी पवन। ठीक, जो मौसम के अनुसार होते हैं। ठीक है, मौसम, किसी एक मौसम में जो प्रवाहित होते हैं उसे हम मौसमी पवन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। दूसरा जो है वो है मौसमी पवन। मौसमी पवन, या आप इसे मानसूनी पवन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, मानसूनी पवन। ठीक, ध्यान रखें मौसमी पवन या मानसूनी पवन क्या है? जो किसके, इसका एक भाग तो मानसूनी पवन ही है। ठीक है, मानसूनी पवन जैसे हम देखते हैं कि भारत में क्या होता है, जून के महीने में जो है वो दक्षिण से क्या आता है, दक्षिण पश्चिम से मानसून का प्रारंभ होता है, तो वो मानसूनी पवन है। ठीक है, दूसरा जो इसमें है, एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो है स्थलीय समीर, और एक है आपका समुद्री समीर। ठीक, ये दोनों चीजें समझनी जरूरी है और बड़े आसान भी हैं। देखिए स्थलीय समीर और समुद्री समीर जो मौसमी पवन हैं, यह क्या होता है? आपको पता है कि स्थल जो दिन के समय, आपको पता है कि ये माना कि ये समुद्र का इलाका है, ये समुद्र है, और ये स्थल का इलाका है, स्थल है। तो दिन के समय में जो समुद्र का तापमान होगा वो क्या होगा? वो स्थल के तापमान की तुलना में कम होगा। तो यहां से क्या होगा कि जो पवनें हैं कि उच्च वायुदाब होगा तो ये स्थल की ओर प्रवाहित होंगी। ठीक है ना, स्थल की ओर प्रवाहित होंगी। तो इस समुद्री समीर, अगर
समुद्र से स्थल की ओर को पवनें चल रही है। लेकिन अब हमें पता है कि रात के समय क्या होता है, रात के समय जो पृथ्वी का जो स्थल का जो तापमान होता है वो कम होता है, तो वहां से जो पवनें चलेंगी वो कहां को चलेंगी, समुद्र की तरफ को चलेंगी, तो हम उसे स्थलीय समीर कहेंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए जो तीसरा प्रकार है पवन का वो है स्थानीय पवन। अभी तक हम पहला प्रचलित पवन पे बात कर चुके हैं, दूसरा मौसमी पवन पे बात कर चुके हैं। देखिए तीसरा स्थानीय पवन, यानी जो स्थान के नामों के आधार पर या किसी पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र विशेष में बहती हैं या चलती हैं, उन पवनों को क्या कहते हैं, स्थानीय पवन कहते हैं। अब देखिए जो इसमें महत्वपूर्ण है, वैसे तो गर्म हवाएं होती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं, गर्म एवं शुष्क हवाएं होती हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से उन पर कुछ हम बात कर लेते हैं। तो जो हम ले रहे हैं गर्म एवं शुष्क हवाओं पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखें गर्म एवं शुष्क हवाओं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। अब देखिए जो चिनूक है, पहला जो ले रहे हैं चिनूक, ये बहती है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर। ध्यान रखें रॉकी पर्वत आपको पता ही होगा नॉर्थ अमेरिका में है, ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर जो रॉकी पर्वत का पूर्वी ढाल है उस दिशा में, उस क्षेत्र में बहने वाली ये जो हवा है, ये पवन है, ये गर्म एवं शुष्क पवन है। ठीक है, अब ये पशुपालकों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। ठीक, दूसरी जो हम पवन की बात करते हैं फोन, ध्यान रखें फोन जो है यूरोप का जो आल्प्स पर्वत है उस क्षेत्र में बहने वाली एक पवन है, गर्म एवं शुष्क पवन है, और यह सबसे ज़्यादा बहती है स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड में यह पशुपालकों के लिए काफ़ी लाभकारी भी है, ध्यान रखें, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है फोन। तीसरा हरमट्टन, ये देखिए ये बहती है सहारा रेगिस्तान से, और ये सहारा रेगिस्तान से होते हुए गिनी तट तक पहुंचती है, और गिनी तट पर इसे, ये गर्म एवं शुष्क हवा है, गिनी तट पर इसे डॉक्टर पवन या डॉक्टर हवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉक्टर हवा या डॉक्टर वायु भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ध्यान रखें हरमट्टन जो है उस पवन को, हरमट्टन पवन को क्या कहते हैं, गिनी तट पर डॉक्टर वायु भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए सिराको। देखिए सिराको जो पवन है वो सहारा मरुस्थल से शुरू होती है और भूमध्य सागर की ओर बहती है, और ये होते हुए इटली तक पहुंच जाती है यूरोप के। ध्यान रखें ये कहाँ तक पहुंच जाती है, इटली तक पहुंच जाती है। आपको ध्यान रखें जो ये सिराको है ये इटली में इसका नाम सिराको है। आपने कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि अन्य देशों में भी यह बहती है, उन देशों में इसको क्या क्या नाम से पुकारा जाता है। देखिए सिमूम जो गर्म एवं शुष्क हवा है वो अरब रेगिस्तान में बहने वाली है। ब्लैक रोलर जो गर्म एवं शुष्क हवा है वो उत्तरी अमेरिका में बहने वाली हवा है। ध्यान, उत्तरी अमेरिका में बहने वाली जो है उन क्षेत्रों में बहने वाली जो हवा है। ब्रिक फिल्डर, ध्यान रखें ये ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया प्रांत है, ध्यान रखें ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत, यहाँ पर बहती है ये हवा। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में बहने वाली हवा है, ध्यान रखें नौ से नॉर्वेस्टर, न्यू से न्यूजीलैंड। शामल जो पवन है वो बहती है इराक क्षेत्र में और फारस की खाड़ी के क्षेत्र में। ध्यान रखें फारस की खाड़ी के क्षेत्र में और इराक क्षेत्र में बहती है। नेक्स्ट देखिए सांता आना। देखिए सांता आना जो हवा है ना, वो जो पवन है वो दक्षिण कैलिफोर्निया के सांता आना क्षेत्र में बहने वाली पवन है। ध्यान रखें काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए और जो हम 11वीं जो महत्वपूर्ण है वो है कोयम बेंग। कोयम बेंग ये जो पवन बहती है ये जावा इंडोनेशिया में बहती है, और इससे जो नुकसान होता है वो तंबाकू की खेती को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, जावा क्षेत्र में। ठीक, तो ये कुछ गर्म एवं शुष्क हवाएं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। देखिए एक इसमें जो और टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है जेट प्रवाह। ठीक है ना, जेट स्ट्रीम जिसे भी कहते हैं, जेट स्ट्रीम। देखो जेट स्ट्रीम क्या होता है, ये जो क्षोभ मंडल होता है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली पर्वत क्षोभ मंडल में बहती है ये पवन। और देखिए क्षोभ मंडल में भी ये 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहती है। ध्यान रखें 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली ये तेज प्रवाह की पवन होती हैं। ध्यान रखें,
और इनकी जो गति होती है ये बहती है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ध्यान रखें, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। और किस तरफ को बहती हैं? ये बहती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। ध्यान रखें, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। अब देखिए, ये जितने भी प्रकार के चक्रवात हैं, प्रतिचक्रवात हैं, आंधी तूफान इत्यादि के लिए ये क्या है, ये भूमिका निभाती है इत्यादि में। और साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने ये भी शोध किया है कि जो एशिया में जो मानसून आता है उसके लिए भी ये जिम्मेदार कौन है? जेट प्रवाह है। साथ ही साथ पृथ्वी पर जो तापमान बनाए रखने के लिए भी जो एक महत्वपूर्ण कारक है वो है जेट प्रवाह, जेट स्ट्रीम। तो ये इन मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो जो ध्यान रखना, ये क्षोभ मंडल में बहती है, वायुमंडल के, और इसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर को बहती है, ठीक है। और मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं, तूफान हैं, प्रतिचक्रवात हैं, चक्रवात हैं इत्यादि का लिए ये इत्यादि में ये सहायक भी होती है, ठीक है ना। और एशिया में मानसून के लिए भी सहायक होती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ों पे हमने क्या किया, आज डिस्कस किया।